नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआरएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है पॉलिटी से रिलेटेड है और इस टेस्ट सीरीज से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, पुस्तक और लेखक? ऑप्शन है नाइफ 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 नामक पुस्तक जो सलमान रुश्दी के लेखक हैं। ओके, नाइफ नामक पुस्तक के लेखक। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित हो जाएगा इसमें। ओके, और द इंडियन ऑफ डेमोक्रेसी, इस पुस्तक के लेखक जो वो सैम पित्रोदा है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा या सही सुमेलित नहीं है। और जस्ट अ मिशनरी, इसके लेखक जो हो डब्ल्यू सुब्बा राव है। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो भी गलत हो जाएगा। इसके लेखक द इंडियन ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक जो है सैम पित्रोदा हैं और जस्टिस अ मिशनरी के लेखक जो हैं वो डी सुब्बा राव हैं। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में पतन या बंदरगाह और सूची 2 में देश। सीतवे बंदरगाह जो हो म्यांमार में स्थित है, तो इस प्रकार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। चाबहार बंदरगाह जो हो ईरान में स्थित है, तो इस प्रकार बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और चट्टोग्राम और मोगला बंदरगाह जो है वो बांग्लादेश में है। ओके, तो इस प्रकार सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और दुक्कम बंदरगाह जो ओमान में स्थित है, तो सी डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 2 1 3 4 2 1 3, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निर्देशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? ऑप्शन है क्रिस्टिना जॉर्जीवा, ऑप्शन बी क्रिस्टिना लेगार्ड, ऑप्शन सी है अजय बंगा और ऑप्शन डी है एंटोनियो गुटेरस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने 1 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होने वाले दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए आईएमएफ के प्रबंध निर्देशक के रूप में क्रिस्टिना जॉर्जीवा को चुना गया है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य के मंत्रियों की कुल संख्या को विधानसभा की क्षमता के 15% तक सीमित करने वाला प्रावधान शामिल किया गया, जिसमें न्यूनतम जो है 12 मंत्री हो सकते हैं? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 जो है, इसमें कहा गया है कि राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। हालांकि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या जो है वो 12 से कम नहीं होगी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल सत्र का सत्रवासन कौन करता है? सत्रवासन जो है, जब सत्र का कार्य पूरा हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष या सभापति जो है सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देता है। अगले कुछ दिनों के अंदर राज्यपाल जो सत्र के सत्रवासन की अधिसूचना जारी करता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। राज्यपाल जो हो विधानमंडल सत्र का सत्रवासन करता है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैबिनेट के बारे में सही है? पहला है यह राज्य सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकार है और दूसरा कथन है यह मुख्यमंत्री का सलाहकार निकाय है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कैबिनेट कैबिनेट जो है मंत्रिपरिषद का प्राथमिक घटक एक छोटा समूह होता है जिसे कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। ओके, और यह राज्य सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकार है।
तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और यहाँ राज्यपाल जो है, राज्यपाल के लिए एक सलाहकार है या ना कि मुख्यमंत्री के लिए। कैबिनेट जो है राज्यपाल के लिए एक सलाहकार निकाय है, तो इस प्रकार कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है इसे सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और दूसरा कथन है इसे सिर्फ मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। साधारण विधेयक जो है इसे लोकसभा या राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इस बार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, इसे साधारण विधेयक को केवल लोकसभा में नहीं बल्कि राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ओके, इसे किसी भी मंत्री या किसी निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक को किसी मंत्री या किसी निजी सदस्य द्वारा ही किसी निजी सदस्य द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। केवल धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और सिर्फ मंत्री द्वारा ही धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें एक और दोनों गलत है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? पहला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दूसरा है नीति आयोग, तीसरा है केंद्रीय सूचना आयोग और चौथा है केंद्रीय सतर्कता आयोग। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक यानी संवैधानिक निकाय है, ना कि गैर संवैधानिक निकाय है। एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना जो वर्ष 1993 में संसद द्वारा अधिनियमित कानून के तहत किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का यह संवैधानिक नहीं है। ओके, ये संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। ओके, संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही है। ओके, यह गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग जो भारत सरकार का मुख्य नीति यानी थिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट दोनों प्रदान करता है, और इसकी स्थापना जो 1 जनवरी 2015 को की गई थी, नीति आयोग की स्थापना, और यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, और केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने वाली मुख्य एजेंसी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ना तो संवैधानिक संस्था है और ना ही संवैधिक संस्था, यानी ये गैर संवैधानिक संस्था है। ओके, और इसकी स्थापना जो है वह वर्ष 1964 में केंद्र सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो सही हो जाएगा। और केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना जो वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, और यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो इसका जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें ये चारों जो है गैर संवैधानिक निकाय है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला है? जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर जो हो 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला है, और इसकी मेजबानी जो है वो 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 की मेजबानी जो है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में की गई थी। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सैन ग्रेड भू स्थानिक उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत का पहला सैन ग्रेड भू स्थानिक उपग्रह जो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस बार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है? भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह जो केरल में स्थित विझम 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 है। ओके,
तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्र बंदरगाह है विजम, केरल में यहाँ स्थित है। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने का प्रावधान करता है? राज्य जो है वो न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय का एक पदानुक्रम होता है, जिसमें निचली अदालत भी कहा जाता है जिसे। और यह राज्य उच्च न्यायालय के अधीन होने के कारण जो है वो इसे अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। वे जिला और निचले स्तर पर उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक जो है अधीनस्थ न्यायालय के संगठन को विनियमित करने और कार्यपालिका से उसे स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। ओके, तो इस पर जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलियन मियावाकी परियोजना एक समुदाय के नेतृत्व वाली पहल, जिसका उद्देश्य जो तंगसारी स्थानों में बड़े पैमाने पर वनीकरण के माध्यम से भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। निम्नलिखित में से किस देश का दूतावास इसमें शामिल है? भारत में इजराइल का दूतावास जो है एक गैर लाभकारी संस्था के सहयोग से आधिकारिक तौर पर मिलियन मियावाकी परियोजना में शामिल हो गया है, जो एक समुदाय के नेतृत्व वाली पहल है, जिसका उद्देश्य जो तंगसारी स्थानों में बड़े पैमाने पर वनीकरण के माध्यम से भारतीय शहर में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास DUS डुस्टलिक का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 5वां संस्करण जो 15 से 28 अप्रैल 2024 तक उज्बेकिस्तान गणराज्य के टर्मेज में आयोजित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। और इस परियोजना के तहत जो है वो अभ्यास डस्टलिक जो हो भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से आयोजित की जाने वाली एक वार्षिक कार्यक्रम है। पिछला संस्करण जो हो फरवरी 2023 में पिथौरागढ़ यानी भारत में आयोजित किया गया था। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है अंतर्राष्ट्रीय पंचायत दिवस, राष्ट्रीय पंचायत दिवस, विश्व होम्योपैथिक दिवस, विश्व विरासत दिवस और विश्व जल दिवस। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। विश्व होम्योपैथिक दिवस जो हो 10 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल। इसमें 10 अप्रैल है ही नहीं, चलो इसको छोड़ो। विश्व विरासत दिवस जो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व धरोहर दिवस यानी विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय जो हो विविधता की खोज और अनुभव है। तो इस प्रकार जो सी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा, सी का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और विश्व जल दिवस जो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को स्वच्छ के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने और स्वच्छ जल के संसाधनों के अस्थायी प्रबंधन के साधन के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2024 का विषय जो है वो समृद्ध और शांति के लिए जल है। तो इस प्रकार जो डी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। विश्व होम्योपैथिक दिवस ये 10 कर लो, ओके, इसको 10 कर लो। तो ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है, तो बी का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 4 1 2 3 4 1, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 100 से अधिक वर्षों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति हैं? 100 से अधिक वर्षों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति जो है वो नाइमा खातून को 5 वर्ष के कार्यकाल या 75 वर्ष की आयु तक नियुक्त किया गया है। तो इस बार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंगलाज माता मंदिर निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में स्थित है? हिंगलाज माता मंदिर जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जो आस्था, आध्यात्मिक और भक्ति की अस्थायी शक्ति का प्रतीक है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अ, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टी ट्वेंटी क्रिकेट में 500 छक्के का रिकॉर्ड बनाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गया है? भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जो वो टी20 क्रिकेट में 500 छक्के का रिकॉर्ड बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो इस बार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने नवीनीकरण ऊर्जा वित्त पोषण के लिए यस SKOCHESG पुरस्कार 2024 जीता है? नवीनीकरण ऊर्जा वित्त पोषण के लिए नवीनीकरण वित्त सॉरी रूरल यानी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड जो ने नवीनीकरण ऊर्जा वित्त पोषण के लिए सोच ESG पुरस्कार 2024 जीता है। तो इस बार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला भारत विश्व में हथियारों पर चौथा सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश है। और दूसरा कथन है, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन ने वर्ष 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च का लगभग आधा हिस्सा व्यय किया है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सिप्री रिपोर्ट 2023 के अनुसार दो सबसे अधिक व्यय करने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन वर्ष 2023 में वैश्विक सैन्य व्यय का लगभग आधा हिस्सा खर्च किया है। तो इसका जो ऑप्शन कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और भारत जो वर्ष 2023 में हथियार पर चौथा सबसे अधिक व्यय करने वाला देश है। तो इस बार जो कथन 1 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं, तो इस बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चातुई द्वीप कहाँ स्थित है? कच्चातुई द्वीप जो है वो कच्चातुई द्वीप जो पाक जलमंडमरू में स्थित है। ओके, कच्चा कच्चातुई द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच एक पाक जलडमरू में 285 एकड़ का एक निजी स्थान है, जो भारत के रामेश्वर से लगभग 14 समुद्री मील की दूरी पर स्थित एक द्वीप है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राजपक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड निम्नलिखित में से किस कारण से लगातार संकट में है? राजस्थान का राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हो भारत का अंतिम संकटग्रस्त पक्षी माना जाता है और इसे घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति माना जाता है, जो घास के मैदान की परिस्थितियों के स्वस्थ का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी आबादी जो है अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है और यह जो है विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों से टकराने या बिजली का झटका शिकार व्यापारिक कृषि विस्तार के परिणामस्वरूप पर्यावरण का ह्रास एवं परिवर्तन आदि के कारण पक्षी लगातार संकटग्रस्त में है। तो इस बार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएसके प्राइवेट वेल्थ हुनर इंडिया फ्यूचर एएसके प्राइवेट वेल्थ हुनर इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं? हुनर रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 67 यूनिकॉर्न है, जो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़े यूनिकॉर्न पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इस बार जो इसमें सही है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार की ईशान पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? पहला है ऑप्शन ए वायु यातायात प्रबंधन को परिष्कृत और मजबूत करना। दूसरा है ऑप्शन बी है उच्च अध्ययन के लिए स्टेम छात्रों की वृत्ति सहायता प्रदान करना। और ऑप्शन सी है स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। और ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा अपनाने के लिए राष्ट्रीय नीति विकसित करना। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने, सुरक्षा बढ़ाने और विमान ईंधन के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से ईशान का मतलब इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। और यह जो वायु यातायात प्रबंधन को परिष्कृत और मजबूत करने का इसका प्राथमिक लक्ष्य है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड यानी INCB का सदस्य चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा आयोजित एक करीबी मुकाबले में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने के बाद भारत के गजजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। तो इस बार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। जगजीत पवाडिया को फिर से अंतर्राष्ट्रीय निकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए सदस्य के रूप में चुना गया। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? प्रथम विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत को विश्व के प्रमुख साइबर अपराध हॉटस्पॉट के 10वें स्थान पर रखा गया है, जो साइबर अपराध के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्रोत को रैंक करता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शतरंज खिलाड़ी ने वर्ष 2024 में शतरंज कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने के बाद विश्व शतरंज चैंपियन के लिए क्वालिफाई किए? भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश जो महज 17 वर्ष की उम्र में सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विश्व खिताब के लिए सबसे कम उम्र के दावेदार बन गए हैं। तो इस बार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में उच्च न्यायालय और सूची 2 में स्थापना वर्ष। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो वर्ष 1866 में हुई थी, 1866 में। तो इस बार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 2000 में हुई थी। तो इस बार बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय की स्थापना जो वर्ष 1971 में हुई थी। तो सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और राजस्थान के उच्च न्यायालय की स्थापना जो वर्ष 1949 में हुई थी। तो डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 2 3 1 4 2 3 1। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आयोग या मंत्रालय। लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग जो हो क्रमिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, क्रमिक मंत्रालय के अंतर्गत। तो इस बार जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके। और कर्मचारी चयन आयोग जो है ये भी क्रमिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ना कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। कर्मचारी चयन आयोग जो है वो क्रमिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ना कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो हो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और भारत का निर्वाचन आयोग जो विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इस पर जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? पहला है अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। दूसरा है उच्च न्यायालयों का संगठन। तीसरा है पुलिस। और चौथा मादक पेय पदार्थ। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
पुलिस और मादक पेय पदार्थ जो है वो ये राज्य सूची के विषय हैं। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन कथन 3 और 4 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य जो है वो संघ सूची का विषय है, और उच्च न्यायालय का गठन जो है ये भी संघ सूची का विषय है। तो इसमें केवल 3 और 4 सीधा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना की क्योंकि वे संवैधानिक तानाशाही स्थापित करेंगे? आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना जो है वो टीटी कृष्णाचार्य ने किया था, और यह कहते हुए किया था कि क्योंकि वे लोग संवैधानिक तानाशाही स्थापित करेंगे। तो इसमें ए का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पुडुचेरी को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया? वर्ष 1956 के बाद बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दादर नागर हवेली, गोवा, दमन दीव और पुडुचेरी, ये 4 हैं। ओके, फ्रांसीसियों ने वर्ष 1954 में इस क्षेत्र पुडुचेरी को फ्रांसीसियों ने वर्ष 1954 में इस क्षेत्र को भारत को हस्तांतरित कर दिया था, और पुडुचेरी के क्षेत्र में जो है भारत में पूर्व फ्रांसीसी बस्तियां जिन्हें पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यमन शामिल है। इसमें इसे जो है 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त दी गई थी। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में पुडुचेरी को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई? वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने 23 अप्रैल 2024 को पृथ्वी पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में नई दिल्ली में रफी मार्ग स्थित CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की सक्रिय की है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये पुरस्कार जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वितरित किए जाते हैं। और दूसरा कथन है, श्री बिंदेश्वर पाठक को वर्ष 2024 में मरोड़ों उपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पद्म पुरस्कार जो है देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक है। 3 श्रेणियां अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किया जाता है। पुरस्कार की घोषणा जो है वो प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाती है, ना कि गणतंत्र दिवस पर दी जाती है। ओके, वितरित की जाती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। और श्री बिंदेश्वर पाठक को 2024 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस जो है वो 22 से 25 अप्रैल 2024 को 700 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा हितधारक यानी नीदरलैंड के रॉटरडैम में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस के लिए एकत्रित हुए थे। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नीदरलैंड के रॉटरडैम में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 जो आयोजित की गई थी। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था IRRI का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र जो है वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन भी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस 2024 का थीम क्या है?
राष्ट्रीय अग्निशम सेवा दिवस 2024 का थीम जो है वो अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल आवासीय अटल आवासीय विद्या योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य है। अटल आवासीय विद्यालय योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है और जिसका उद्देश्य जो है निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मिनट लंबा सूर्य तिलक समारोह जिसे अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति के माथे पर सूर्य की किरण डाली गई निम्नलिखित में से किस संस्था के योगदान से किया गया था। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में 17 अप्रैल को दोपहर में 3 मिनट का सूर्य तिलक समारोह आयोजित किया गया जिसमें भगवान राम की मूर्ति के माथे पर सूर्य की किरण डाली गई थी और यह उपलब्धि जो भारत खगोलीय भौतिक संस्था यानी IIA बेंगलुरु के खगोलीविद द्वारा डिजाइन की गई थी। विशेष दर्पण लेंस व्यवस्था का उपयोग करके प्राप्त की गई थी जिसे केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था रुड़की की एक टीम द्वारा भवन में स्थापित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे को 1857 के भारतीय विद्रोह का अग्रदूत माना जाता है। वह निम्नलिखित में से किस पैदल सेना का हिस्सा थे। मंगल पांडे जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में शामिल थे। ओके, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी या नदियां यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की सहायक नदी जो है वो टोंस, केन, बेतवा, हेंडन ये सब जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका जो ऑप्शन ये चारों जो है वो सहायक नदियां, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में तिरंगा बर्फी यानी GI टैग। ओके, GI टैग के बारे में पूछा गया। 6 नए उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश ने भारत में सबसे अधिक GI टैग वाले उत्पादक वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। अब कुल उत्तर प्रदेश में 75 GI टैग प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। ओके, तिरंगा बर्फी जो हो काशी मतलब वाराणसी में तिरंगा बर्फी काशी के लिए मिला है। काशी के तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है। तो इस बार ए का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और थारू कड़ाई जो है वो थारू कड़ाई के लिए लखीमपुर खीरी को मिला है। थारू कड़ाई के लिए, तो इस पर बी का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। बेत और बांस शिल्प के लिए GI टैग जो है बरेली को मिला है। इस पर सी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और सुरखा अमरूद जो है वो प्रयागराज को मिला है। तो इस पर डी का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4 2 1 3 तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा श्रमिक पुरस्कार क्रय धन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022 में शुरू की गई महादेवी श्रमिक पुरस्कार क्रयधन योजना निर्माण श्रमिकों की बेटियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक सराहनीय पहल है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा श्रमिक पुरस्कार क्रयधन योजना जो वर्ष 2022 में शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने BIS 17,051 गोला बारूद के उच्चतम खतरे स्तर 6 से सुरक्षित के लिए भारत के लिए सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने भारत के लिए सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। तो इसका जो ऑप्शन
ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो 13 नवंबर 1963 को हुई थी लखनऊ में। ओके, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। 1963 में लखनऊ में हुई थी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में भारतीय नौसेना के कमांडर के समकक्ष कौन है? भारतीय नौसेना के कमांडर के समकक्ष जो ब्रिगेडियर होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? समिति, सिफारिश। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश जो चुनाव सुधार के लिए किया गया था। ओके, चुनाव सुधार के लिए वर्ष 1990 में। तो इस पर ए जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ओके, वोहरा समिति जो हो आपराधिक और राजनीति के बीच गठजोड़ के लिए वर्ष 93 में किया गया था, वर्ष 1993 में। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित हो जाएगा। इंद्रजीत गुप्ता समिति का सिफारिश जो है वो चुनाव का राज्य वित्त पोषण के लिए वर्ष 1998 में किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित है। ओके, ऑप्शन सी जो है वो सही सुमेलित है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम की स्थापना इसकी परिकल्पना जो पहली बार वर्ष 1977 में की गई थी। इसका जो प्रोटोटाइप जो है इन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है वर्ष 1989 में चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के उपयोग को सुविधाजनक बनाने का प्रावधान किया गया। ईवीएम की पहला प्रयोग जो वर्ष 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों में, मतलब कुछ चुने हुए निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयोग के आधार पर किया गया था। प्रयोग के आधार पर वर्ष 1998 के राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कुछ चुने हुए निर्वाचन क्षेत्र में किया गया था। ओके, और संपूर्ण रूप से पूरे रूप से इसका उपयोग जो है वो पहली बार वर्ष 1989 में गोवा विधानसभा में आम चुनाव में किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, गोवा में पूर्ण रूप से ईवीएम का इस्तेमाल करके किया गया था और यह पहला ईवीएम प्रयोग करने वाला विधानसभा में चुनाव हुआ था। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता जो है वो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ओके, भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। और दूसरा कथन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्यों को अपना पहला कार्यकाल जो पूरा होने के बाद पुनः नियुक्त किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग जो भारतीय केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। ओके, इसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष समेत जो 9 से 11 सदस्य होते हैं। इसके अलावा आयोग के सदस्यों के लिए भी योग्यता का उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त जो है वो आयोग के आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति हो जिन्हें भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, ना कि 7 वर्ष का। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके,
और यूपीएससी का सदस्य जो यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होता है। लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य में किसी अन्य नियुक्त के लिए पात्र नहीं होता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो है वो गलत हैं यूपीएससी के संदर्भ में। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करके इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।